हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू लर्निंग सेशन। लास्ट सेशन में हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को कवर कर चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। एंड आज इस सेशन में हम बैंक प्रमोशन कोर्स के टॉपिक आरबीआई एक्ट 1934 को कवर करने वाले हैं। एंड स्क्रीन पे एक नंबर मेंशन किया हुआ है। अगर आपको बैंक प्रमोशन कोर्स के बारे में कोई भी क्वेरी है, आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। जो भी सारी बैंक्स है, चाहे वो कमर्शियल बैंक है, चाहे वो रूरल बैंक है, चाहे पब्लिक प्राइवेट बैंक है, कोई भी बैंक है, वो आरबीआई के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो आरबीआई को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर थोड़ी सी पावर्स दी गई हैं, जो सारी रूल्स एंड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग क्या है, सारे बैंक को वर्क करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या है, सबसे बड़ा मेन रोल प्ले करता है। ये सारी बैंकिंग रेगुलेशंस को सुपरवाइज करता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं। अदरवाइज कोई भी अगर नहीं काम कर रहा है तो वो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकता है। आरबीआई एक्ट 1934 को इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन के लिए, इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए। आरबीआई एक्ट 1934 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से पहले ही इंट्रोड्यूस हो गया था। ये स्टैट्यूटरी बेसिस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक, ये एक स्टैट्यूटरी बेस है, एक बेस दे दिया गया है जो सारे बैंक्स को कंट्रोल करके चलता है कि वो कैसे काम करेंगे, कैसे काम नहीं करेंगे। सबकी वर्किंग आरबीआई ही चेक करता है। इट रेगुलेटिंग द मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, ये रेगुलेट करता है कि बैंकिंग का मॉनिटरी और फाइनेंशियल सिस्टम क्या रहेगा। ये जो गवर्नमेंट है वो भी अपने फंड्स आरबीआई के पास ही रखती है। आरबीआई गवर्नमेंट के फंड्स को भी मैनेज करता है, बट गवर्नमेंट कोई भी इंटरेस्ट उसके ऊपर नहीं पे करती। विदाउट इंटरेस्ट गवर्नमेंट के जो फंड्स है आरबीआई ही मैनेज करता है। आरबीआई एक नेशनल लेवल के बेस के ऊपर काम करता है। आरबीआई एक्ट 1934 में इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को भी डिफाइन किया गया है। इसमें कितने गवर्नर्स होंगे, कितने चेयरमैन होंगे, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, कैसे उसको अपॉइंट करना है, सब कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में डिस्क्राइब किया गया है। ये इकोनॉमी को ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये प्रॉपरली मैनेज करके चलता है सारे बैंक्स को, किसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, कैसे रिजर्व्स को मैनेज करना है, कैसे फॉरेन एक्सचेंज में हेल्प करनी है, सारा कुछ आरबीआई प्रॉपरली रेगुलेट करता है। तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया माना गया है। ये सारे बैंक्स को प्रॉपरली वर्किंग में ट्रैक पे लेके आता है। तो अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, इशू ऑफ बैंक नोट्स फर्स्ट इसका फंक्शन है। इशू ऑफ बैंक नोट्स, जो भी करेंसी इशू होती है, जो भी इंडिया में नोट्स इशू होते हैं, वो सारे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू होते हैं। अदरवाइज कोई भी नोट इशू नहीं हो सकता जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको अप्रूव नहीं होता। जितनी भी आज तक इंडिया में नोट्स निकले हैं मार्केट में, वो सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव करता है, उसके बाद ही मार्केट में आते हैं। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को बोलता है इस टाइप के नोट्स चाहिए, तभी हर नोट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा होता है, ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। तो गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलके इशू डिसाइड करते हैं कि कौन सी करेंसी चाहिए, बट जो इसको मेन इशू करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। उसका डिजाइन क्या होएगा, कौन कौन सी करेंसी होनी चाहिए, जो भी नोट्स इशू किए जाते हैं, जो भी करेंसी इशू की जाती है, वो आरबीआई के थ्रू होती है, जो इसका फर्स्ट मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई है। सेकंड, बैंकर टू गवर्नमेंट। आरबीआई गवर्नमेंट के लिए भी काम करता है। गवर्नमेंट की कितनी भी डिपॉजिट्स होती हैं वो सारी आरबीआई मैनेज करता है, बट गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करती। कोई भी गवर्नमेंट के अगर स्टैंडिंग लोन्स होते हैं, कोई बिल पे करने वाले होते हैं, वो सारे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जब गवर्नमेंट उसको कहती है वो उसको पे करती है। तो उसके जितने भी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके सारे फंड्स का मैनेज आरबीआई करता है। तो इसको गवर्नमेंट्स बैंक भी बोला जाता है, क्योंकि उसको जितनी भी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट देती है, चाहे वो स्टेट हो सेंट्रल हो, आरबीआई को कि ऐसे फंड्स को पे कर दो, या इतने फंड्स आरबीआई को जरूरत है,
या इतने फंड्स गवर्नमेंट को जरूरत है, तो ये सब आरबीआई मैनेज करती है। पब्लिक डेट गवर्नमेंट के, वो भी आरबीआई ही मैनेज करती है। जो भी सरकार ने लोगों से पैसे लिए होते हैं अपने डेली एक्सपेंसेस करने के लिए, अपने डेली खर्चों को करने के लिए, वो भी आरबीआई मैनेज करता है कि किस हिसाब से मैनेज करना है ताकि गवर्नमेंट के ऊपर बोझ ना आए। तो ये सेकंड फंक्शन ऑफ आरबीआई है। थर्ड फंक्शन, कस्टोडियन ऑफ रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। हर बैंक कुछ अमाउंट अपनी डिपॉजिट्स में से आरबीआई के पास रखता है। अगर कोई भी बैंक है, वो अपना 20% डिपॉजिट्स का खुद के पास रखता है, 80% आरबीआई के पास रखता है। तो सारे कमर्शियल बैंक्स या कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वो आरबीआई के पास अपने फंड्स रखता है ताकि आरबीआई उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाए। तो ये भी आरबीआई के अंडर ही आता है। कस्टोडियन ऑफ करेंसीज, कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रेट। जो भी फॉरेन एक्सचेंज का काम होता है, रेमिटेंस हो गया, करेंसी को चेंज करना है, ये सारे काम सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नमेंट मींस आरबीआई ही करता है। जो भी रेमिटेंस आती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पैसे आते हैं, सारे ये काम आरबीआई के ही थ्रू होते हैं। आरबीआई की अप्रूवल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आरबीआई सारी चीजों के काम करता है, चाहे वो गवर्नमेंट का काम हो, सारे बैंक्स को रेगुलेट करना हो, फॉरेन एक्सचेंज हो, एवरीथिंग जो सारे काम करेगा वो आरबीआई ही के पास है। तभी आरबीआई को क्या है, सेंट्रल बैंक डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि सारी फंड्स को प्रॉपरली मैनेज करके इकोनॉमी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, शेड्यूल बैंक्स। सारे बैंक्स शेड्यूल बैंक्स हैं जो भी सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में डिफाइन किए गए हैं। जो सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में नहीं डिफाइन किए गए उसको नॉन शेड्यूल बैंक्स बोला जाता है। कोई भी बैंक नॉन शेड्यूल से शेड्यूल बैंक बन सकता है, पर उसको 4 कंडीशंस को फुलफिल करना होगा, तभी आरबीआई क्या है, नॉन शेड्यूल बैंक्स को शेड्यूल बैंक्स में कन्वर्ट करेगा। फर्स्ट कंडीशन इज टू मेंटेन सीआरआर एंड एसएलआर, मींस कैश लिक्विडिटी रेशो, मीन्स कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मेंटेन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड, डिमांड टाइम लायबिलिटी, डीटीएल, इसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिमांड आपको पता ही है, मीन्स कासा, मीन्स सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट पे पैसा मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है। टाइम टर्म डिपॉजिट्स मीन्स राफा, राफा किसको बोलते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट्स एंड फिक्स डिपॉजिट्स, इसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड कंडीशन इज कैश एडिक्वेट रेशो मींस कार, इसको मेंटेन करना हर बैंक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसने अपने आप को नॉन शेड्यूल बैंक से शेड्यूल बैंक में कन्वर्ट करना है। लास्ट इज 3 साल से नॉन शेड्यूल बैंक्स को प्रॉफिट होना चाहिए, तभी वो अपने आप को आरबीआई के पास जाके नॉन शेड्यूल बैंक से शेड्यूल बैंक में कन्वर्ट कर सकता है। तो 4 कंडीशंस कौन कौन सी हैं, टू मेंटेन सीआरआर एंड एसएलआर, सेकंड इज डीटीए, डिमांड टाइम लिक्विडिटी को मेंटेन करना जरूरी है। थर्ड, कैश एडिक्वेट रेशो को मेंटेन करना जरूरी है। और लास्ट 3 ईयर से उस बैंक को प्रॉफिट होना चाहिए, तभी नॉन शेड्यूल बैंक से शेड्यूल बैंक में वो कन्वर्ट हो सकता है। तो जो बैंक नहीं आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2E में नहीं है, वो सारे नॉन शेड्यूल बैंक हैं, पर उनको एक चांस है कि वो अपने आप को इन चारों कंडीशंस को फुलफिल करके शेड्यूल बैंक में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 17, वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस विच आरबीआई कैन ट्रांजेक्ट। आरबीआई कौन कौन से बिजनेस में ट्रांजेक्ट करता है, ये डिपॉजिट्स किससे लेता है, गवर्नमेंट से, विदाउट इंटरेस्ट। कोई जो ये गवर्नमेंट से जो डिपॉजिट्स लेता है, विदाउट इंटरेस्ट लेता है। सारी सिक्योरिटीज में डीलिंग भी आरबीआई ही करता है। ये लोन्स को क्या है, ग्रांट करता है लोन्स को, जो उस पे मार्केट इंटरेस्ट कौन सा, लोन्स को ग्रांट भी आरबीआई करता है कि उस पर कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ये भी आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेक्स, जो भी परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज का होएगा फॉरेन एक्सचेंज में, उसकी डीलिंग भी आरबीआई के थ्रू होती है। तो इसकी ये मेन फंक्शन है जिसमें आरबीआई मेन डीलिंग करता है, डिपॉजिट्स लेना, सिक्योरिटीज लेना, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में डीलिंग करना, क्योंकि
आरबीआई गवर्नमेंट से पैसा ले लेता है, पर उसको मैनेज करना, उसके एक्सपेंसेस को काम करना, या उसके जो भी स्टैंडिंग लोन्स है उसको पे करना, उसके लोन्स की कौन सा रेट होगा, सारा आरबीआई के द्वारा ट्रांजेक्ट किया जाता है। तो इसके सारे मेन बिजनेसेस हैं जो इस सेक्शन 17 में डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 18, प्रोवाइड लोन ऑन लिबरल टर्म्स। आरबीआई लोन्स लिबरल रेट ऑफ टर्म्स पे प्रोवाइड करता है, तो वो कम रेट पे प्रोवाइड करता है ताकि मैक्सिमम लोग इसमें लोन ले पाए और अपना उनका काम हो जाए। तो लिबरल रेट ऑफ टर्म्स पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। सेक्शन 20, बैंकर टू गवर्नमेंट। ऑलरेडी हमने इसका एक फंक्शन में भी इसको डिस्कस किया है। गवर्नमेंट अपने पैसे डिपॉजिट्स कर देती है आरबीआई के पास, उसके पब्लिक डेट को मेंटेन करना, कोई भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आ जाती है कि ये बिल ड्यू चल रहा है उसको पे कर दो, कोई भी स्टैंडिंग लोन चल रहा है उसको क्लियर कर दो, पर उसकी इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट से आनी जरूरी है। ऐसे नहीं कि आरबीआई अपनी मर्जी से गवर्नमेंट का पैसा यूज कर सकता है या किसी को भी दे सकता है, नहीं, उसकी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट से आती है, बट वो प्रॉपरली मैनेज करना आरबीआई का ही काम है। जो डिपॉजिट्स गवर्नमेंट के आरबीआई के पास होते हैं उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं होता। तो आरबीआई प्रॉपरली बैंकर ऑफ गवर्नमेंट है, सारे फंड्स जितने भी, चाहे स्टेट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके फंड्स को मैनेज आरबीआई करता है। नेक्स्ट सेक्शन इज राइट टू ट्रांजेक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है गवर्नमेंट के बिजनेस को ट्रांजेक्ट करना, उसकी ऑलरेडी हमने बोला है बॉन्ड्स के ऊपर काम करना, कैसा रीडिस्काउंट करना है, सब कुछ गवर्नमेंट के बिजनेस का काम आरबीआई करता है। बैंक नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सेक्शन 22 में कवर किया गया है, बैंक नोट्स को इशू करने का काम भी आरबीआई करता है कि कौन सी करेंसी इशू करनी है, कौन से नोट इशू करने हैं। 2, 4, 5, 6 जितने भी आज तक करेंसी इशू हुई है वो आरबीआई की अप्रूवल के साथ ही हुई है। जितने भी नोट्स इशू हुए हैं वो आरबीआई की तरफ से हुए हैं। उसका फॉर्म क्या होएगा, डिजाइन क्या होएगा, कौन उसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, मैंने अभी बोला ना लास्ट पॉइंट कि इसके गवर्नर के साइन आरबीआई के हर नोट के ऊपर होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस आरबीआई के गवर्नर के साइन, आरबीआई के गवर्नर के साइन प्लस अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों चीजें हर नोट पे मेंशन होती हैं। तो आरबीआई ही गवर्नमेंट को बताती है कि ये करेंसी इशू करनी है, पर उसको मेन इशू करने वाला आरबीआई ही होता है। आरबीआई बताता है कि ये करेंसी हमने इस टाइप से मार्केट में लेके आनी है। अगर उसका लीगल टेंडर नहीं है किसी भी नोट का, तो वो एक सिर्फ पेपर है। उसका लीगल टेंडर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो वैलिड करेंसी है, अदरवाइज वो वैलिड करेंसी नहीं है। तो आरबीआई का ये एक मेन फंक्शन है इशू करना नोट्स को, कौन कौन सी करेंसी मार्केट में आएगी, कौन सा पेपर होएगा, कौन सी फॉर्म होएगी, ये सब आरबीआई डिसाइड करता है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 23, इशू डिपार्टमेंट। इशू करने का काम कौन करता है? इशू डिपार्टमेंट है आरबीआई में, जो मेन सारी करेंसी को इशू करता है कि उसने किस वे में इसको इशू करना है। तो उसको सारा डिपार्टमेंट अलग रखा गया है, उसको बोला जाता है कि अब इस टाइप की करेंसी इतनी इशू करो मार्केट में, तभी इशू डिपार्टमेंट से आरबीआई के पास जाएगी, आरबीआई से आगे डिफरेंट डिफरेंट बैंक से होगी, पर उससे पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स। कौन कौन सी डिनोमिनेशन आएगी ये भी आरबीआई ही डिसाइड करती है। 5 की नोट की आएगी, 10, 15,000, 2,000। जैसे आपको पता ही है 500 और 1000 का जो नोट था वो आरबीआई ने बंद कर दिया। अब उसके ऊपर कोई लीगल टेंडर नहीं है, इट मीन्स उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो अगर हमें आज जिसके पास भी पड़े हैं वो यूज नहीं हो सकते, वो सिर्फ एक पेपर है, क्योंकि ये खत्म हो चुके, उसके ऊपर लीगल टेंडर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट सेक्शन, बैंक नोट्स इशूड बाय द आरबीआई, लीगल टेंडर शैल बी ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कोई भी नोट है, चाहे वो 200 का नोट है हमारे पास, 2000 का है, 1000 का है, 5000 का है, कोई भी नोट आज के टाइम में है हमारे पास, उसके ऊपर लीगल टेंडर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लस ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड उसके गवर्नर के साइन, तभी क्या है वो एक वैलिड नोट है, तभी वो हम उससे कोई चीज खरीद सकते हैं। अदरवाइज किसी भी नोट का अगर लीगल टेंडर नहीं है, उसको हम मार्केट में जाके कुछ खरीदना चाहेंगे हम नहीं खरीद सकते, क्योंकि उसका लीगल, अगर आज के टाइम में हम 500 का नोट देखें, वो
खत्म हो चुका है, उसके ऊपर अब कोई लीगल टेंडर नहीं है। अगर किसी के पास पड़ा वो मार्केट में जाके किसी दूसरे पर्सन से गुड्स खरीदना चाहता है, वो पर्सन उसको नहीं कोई सामान देगा, क्योंकि उसको पता है इस नोट की अब कोई वैल्यू भी नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन रूल्स फॉर रिफंडिंग वैल्यू। अगर कोई भी नोट लॉस्ट हो जाता है, चोरी हो जाता है, या उसके ऊपर शब्द दिखने बंद हो जाते, उसके ऊपर लिखा क्या है मिस प्रिंट हो जाता है, उस नोट को क्या है हम नहीं चेंज करा सकते, ना हम वो आरबीआई से करवा सकते हैं, ना वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से करा सकते हैं। जो नोट चोरी हो गया वो क्या पता किसने चोरी किया है, मिस प्रिंट है, उसके ऊपर कुछ दिख ही नहीं रहा वो किस टाइप का नोट है, कटा फटा है, या उसके दो साइड्स हो चुके हैं, मीन सेंटर से फट के दो पीस हो चुके हैं, उस नोट की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो आरबीआई भी क्या है उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता या उसको चेंज भी नहीं कर सकता। अगर आप किसी भी बैंक के पास कोई भी नोट लेके ऐसे फटा हुआ या मिस प्रिंट लेके जाते हो, आरबीआई ही नहीं करेगा तो बैंक तो आपको पहले ही मना कर देगा, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई की तरफ से नोट्स के रिलेटेड इशू किए गए हैं। नेक्स्ट सेशन इज बैंक नोट्स एग्जम्प्टेड फ्रॉम स्टैंप ड्यूटी। हमें किसी भी बैंक नोट्स के ऊपर स्टैंप ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, तो कोई भी नोट्स जो आरबीआई की तरफ से इशू किया जाता है उसके ऊपर कोई भी स्टैंप ड्यूटी पे नहीं की जाती। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 31 प्रोहिबिट्स इशू ऑफ बीरर बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट पेबल टू बीरर। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है ये सिर्फ आरबीआई ही इशू कर सकता है, उसके बिना इसको कोई भी इशू नहीं कर सकता, सिर्फ आरबीआई के पास ही लीगल राइट है, अदरवाइज उसको कोई भी इशू नहीं कर सकता। सेक्शन 33 एसेट्स ऑफ द इशू डिपार्टमेंट। इशू डिपार्टमेंट अभी हमने डिस्कस किया है जो करेंसी को इशू करता है, बट इन रिटर्न वो एक सिक्योरिटी अपने पास रखता है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बुलियन या फॉरेन सिक्योरिटी। इन तीनों को मिला के जो उसको हमने सिक्योरिटी देनी है वो 200 CRR देनी है, अदरवाइज वो इशू नहीं करेगा। वो एक सिक्योरिटी देते हैं तभी वो करेंसी इशू करेगा, बट एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गोल्ड कॉइन्स प्लस गोल्ड बिलियन की वो 115 करोड़ होनी जरूरी है। फॉरेन सिक्योरिटीज को भी वो कंसीडर लेके चलते हैं, बट जो एग्रीगेट तीनों का होएगा वो 200 करोड़ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अगर हम सिर्फ गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड बुलियन की बात करें, मीन्स गोल्ड के जो बिस्किट्स होते हैं उसको हम 115 करोड़ के आसपास हमें सिक्योरिटी इशू डिपार्टमेंट को देनी होती है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 42(1) कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व मीन्स CRR। हर बैंक को कैश रिजर्व रेशो क्या है मेंटेन करके चलनी पड़ती है। ये हमें पहले जो थी हमें एवरी फ्राइडे फोर्टनाइट को, मीन्स जो भी 15 दिनों बाद फ्राइडे आता है उसको फोर्टनाइट बोला जाता है, हमें सबमिट करनी होती थी, बट अमेंडमेंट्स आ गई हैं अगस्त में, उसके अकॉर्डिंग 1 से लेके 15 तक क्या है हमें रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। हमें हर एग्रीगेट क्या है 90% कैश रिजर्व रेशो डेली बेसिस पे मेंटेन करनी होती है। कोरोना के टाइम पे 80% कर दी गई थी, बट आज ये फिर से बढ़ाकर 90% कर दी गई है। ये हमें प्रॉपरली मेंटेन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ कैश चाहे सिक्योरिटी, वो बैंक के ऊपर है वो उसको कैसे मेंटेन करना चाहते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 45 सब सेक्शन A2 एम्पावर्स आरबीआई टू कलेक्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन। आरबीआई के पास पावर है वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर, सिक्योर्ड लोन के ऊपर, जो हमारी डाउटफुल एसेट्स हैं सबके ऊपर आरबीआई को राइट है कि उसने डिफरेंट डिफरेंट क्या है लोन्स के ऊपर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि कितना क्रेडिट दिया हुआ है, अदरवाइज कोई नहीं पे करता है वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले पाए, तो आरबीआई के पास इस सेक्शन के अंदर लीगल राइट दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 45 HFT। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 45 सब सेक्शन H2T रेगुलेशन रिलेटेड टू NBFC। कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो तब तक बैंकिंग इंस्टीट्यूट में नहीं बन सकती जब तक क्या है एक प्रॉपर वो अपने फंड्स मेंटेन नहीं करती हैं। NBFC कंपनीज वो होती हैं जो लोन्स एंड एडवांसेस के लिए काम करती हैं, ये तब तक बैंकिंग इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट नहीं हो सकती जब तक क्या है एक एग्जैक्ट अमाउंट आरबीआई के अकॉर्डिंग
वो फंड्स इनके पास नहीं होते, तो इनको प्रॉपर पहले वो फंड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, देन इनके पास राइट है उसको बैंकिंग कंपनी में कन्वर्ट करने का, क्योंकि ये लोन्स के अगेंस्ट काम करती है। बैंक को नहीं पता ये आगे वर्क कर पाएंगी कि नहीं, तो उसको आरबीआई के अकॉर्डिंग पहले प्रॉपर रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद अपने फंड्स दिखाने पड़ते हैं, उसके बाद ही ये प्रॉपर एक बैंकिंग इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट हो सकती है, अदरवाइज ये कन्वर्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट सेक्शन इज 48 एग्जम्पशन टू आरबीआई पेइंग इनकम टैक्स। आरबीआई को कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई खुद एक बहुत बड़ा बैंक है, उसको कोई भी गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑलरेडी बैंक के पास अपने फंड्स रख रही है, तो बैंक को कोई राइट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई राइट नहीं है, क्योंकि आरबीआई ऑलरेडी उनके फंड्स मेंटेन कर रही है कि उनसे इनकम टैक्स कलेक्ट करे, तो आरबीआई क्या है, कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं कर रही। सेक्शन 49 पब्लिकेशन डेक्लरेशन ऑफ बैंक रेट। आरबीआई टाइम टू टाइम स्टैंडर्ड रेट मार्केट में बताती रहती है कि क्या बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट होएगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होएगा, सो दैट हर कोई उसके अकॉर्डिंग बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट जिसके ऊपर भी हमने डिस्काउंट देना है या इशू करने हैं, वो आरबीआई ही पहले बताएगी, उसके बाद ही हम बिल ऑफ एक्सचेंज या जो भी हमारे प्रोमिसरी नोट है उसको ऊपर काम कर सकते हैं। तो आरबीआई टाइम टू टाइम बताती रहती है कि कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना है, तो उसको अकॉर्डिंगली हर बैंक काम करता है। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वो चैनल में मैसेज करके अपनी क्वेरी भी को भी पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।